नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का एक नया और एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है संविधान का संशोधन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8.22 को, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट या फिर स्टूडेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से चैप्टर को ओपन करिएगा और हमारे साथ अपनी बुक को करिए हाईलाइट। तो बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन का अभिप्राय क्या है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? तो फ्रेंड, लगातार परिवर्तित होते देश एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान में भी हमको चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ी। इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविधान में संशोधन की व्यवस्था आवश्यक है। जी हाँ, इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, अपडेशंस खुद का। ठीक है, संविधान को क्या कर रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग किसी भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन्स लेते हैं और वहाँ की बातें आपको थोड़ी समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक आपको या फिर सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं होता है उस टीचर के माध्यम से, आप क्या करते हो, आप स्विच करते हो किसी और कोचिंग सेंटर में, या फिर जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो और आपको उसका स्टेटमेंट या फिर उसकी जो लैंग्वेज बुक्स की पसंद नहीं आती, तो आप क्या करते हो, अपनी पब्लिकेशन चेंज कर देते हो, दूसरी बुक्स को बाय कर लेते हो। यही करते हो ना, जो ईजी लैंग्वेज में लिखा हो जिसकी बुक्स में, और जिसको पढ़ने के बाद आपको हर चीज़ क्या हो जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यही आप करते हो। दिस इज कॉल्ड क्या, अमेंडमेंट। आपने अपनी तैयारी में क्या करा, संशोधन करा। तो वैसे ही हमारा संविधान संविधान को बनने में हम लोग मानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपए इसमें खर्च हुए, 114 दिन तक लगातार इसमें बहस चली और फाइनली हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। बट इसका अर्थ दोस्तों ये नहीं कि ये अपने में क्या है, संपूर्ण है। इसमें कभी भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इसको अनौपचारिक रूप से या फिर औपचारिक रूप से इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 में संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध किया गया है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल और ये भाग ध्यान रखना है। भाग और आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल नंबर 368 में इस बात का प्रावधान दिया गया है कि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान में संशोधन करने का ये उपबंध या फिर ये स्रोत हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में 3 तरह से हम संशोधन कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। लेकिन अगर आप कोई हाई स्टैंडर्ड के बुक्स पढ़ते हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम बुक दे देता है कि 2 प्रकार के होते हैं संशोधन। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल बोले तो अनौपचारिक एंड फॉर्मल बोले तो बेटा औपचारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, तो चेंजेस कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसमें 3 फेज कौन कौन से हैं। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, मतलब इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम एक्स वाई जेड इस क्लॉज के अंदर थोड़ा सा चेंजेस चाहते हैं। तो बताइए कि हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम लोग वोट कर सकते हैं? तो वहाँ पे राष्ट्रपति आपको परमिशन देगा। जैसे राज्य का निर्माण, राज्य के क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन आदि। जैसे आप दोस्तों लगातार देखते हैं कि लगातार हमारे सामने लगातार राज्य बढ़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी राज्य बीच में से कट होकर के एक नया राज्य बन रहा है, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पहला हिस्सा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ 13 जिलों को हटा करके एक उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो ये सभी जो आपके संशोधन वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट आपका है 2/3 बहुमत के द्वारा। सेकंड संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, 2/3 बहुमत। इन संशोधन प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित जितने मेंबर हैं वोटिंग करने के बाद 1/3 अगर यहाँ पर लोगों ने बोला कि हाँ संशोधन होना चाहिए, तो संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है 2/3 बहुमत। ये था आपका 1/3, ये आपका है 2/3। 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। इस प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन,
यही इसी में आएगा 2 तिहाई वाले में आर्टिकल 54। एंड राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है आर्टिकल 55 में, ये इसमें उपबंध दिया गया है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होगा वो हमेशा 2 तिहाई बहुमत के आधार पे होगा, और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होगा वो भी आपकी 2 तिहाई बहुमत प्रक्रिया के द्वारा होगा। ध्यान रखिएगा, थर्ड संशोधन में ये सब चीज़ें आती हैं, और इन सब का आर्टिकल भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। इसमें जो संशोधन होगा वो भी आपका क्या होगा, 2 तिहाई बहुमत के आधार पे होगा। इसमें उपबंध दिया गया है संघ राज्य विधायी संबंध और संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल 368 का उपबंध भी इसमें दिया गया है। अब दोस्तों कुछ होते हैं हमारे संवैधानिक एवं कुछ होते हैं हमारे गैर संवैधानिक निकाय, मतलब डिपार्टमेंट। आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि आखिरकार निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक निकाय। लेकिन निकायों के नाम की शुरुआत करने से पहले आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि आखिरकार संवैधानिक निकाय क्या होता है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है। दोस्तों संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए होता है, मतलब कि जिसका उल्लेख संविधान में दिया गया है वो कहलाएंगे क्या, आपके संवैधानिक निकाय। ठीक है, इस प्रकार संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो वी कैन से दैट कि संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता, ये टिकाऊ होते हैं और हमारे देश को सशक्त बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं ये बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। वी कैन से दैट कि वे संस्थाएं होती हैं जिनका सरकार ने जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया। गैर संवैधानिक निकाय कम शक्तिशाली होते हैं, कम टिकाऊ होते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, इन्हें जरूरत पड़ने पर हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे योजना आयोग को नीति आयोग ने हटा दिया था। आपको याद होगा दोस्तों कि योजना आयोग क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग, पूरी तरह से नया। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं एंड गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है एक्स वाई जेड कि जो आपका यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो आप एग्जाम देते हो यूपीएससी के, ये किस प्रकार का निकाय है दोस्तों, ये आपका है संवैधानिक निकाय, मतलब कि मोस्ट पावरफुल निकाय है ये भी। निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, इन सबको आप करिए फटाफट से हाईलाइट अपनी बुक्स में। इसके बाद दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का महाधिवक्ता और संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, इसमें आपका एक आ जाएगा योजना आयोग। ठीक है, एग्जाम में आपसे दोस्तों पूछता है कई बार, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसको भी आप करिए हाईलाइट। ठीक है, और जो आपका राज्य सूचना आयोग है और जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसको करिए हाईलाइट, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसको करिए आप लोग हाईलाइट। मतलब 1 2 3 एंड 5 6 7 इसको भी आप जल्दी से करिए अपने बुक्स में हाईलाइट। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेट बेस में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आखिरकार जो राज्य विकास परिषद, ये जो आपका राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सी दोनों प्रकार का। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, थोड़ा समझ जाइए और तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और मेहनत मांगता है ये एग्जाम, अच्छी वाली वो भी। अगर आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस बुक्स को मार्केट से जाके बाय करिए फटाफट से, और हमारी जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसका पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से पूरे पूरे पॉइंट को अच्छे से करिए हाईलाइट। भाई देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बेसिक बुक्स है जो आपके बेस को स्ट्रांग करेगी, किसी भी वनडे एग्जाम को आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोग स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि अग्रता सूची। देखिए व्यक्तियों की रैंक तथा अग्रता क्रम से संबंध में निम्नलिखित सारणी जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया है ये इस प्रकार का है। पहले आपका आएगा राष्ट्रपति। देखिए अगर हम बात करेंगे संविधान में प्रोटोकॉल के आधार पर सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो ये आपका होता है राष्ट्रपति का। सेकंड रैंक किसकी होती है, उपराष्ट्रपति की। थर्ड में आपका आता है प्रधानमंत्री। नौवें लोग सोचते हैं क्या भैया जो पीएम होता है वो टॉप पे था, बट नहीं, वरीयता या फिर प्रोटोकॉल के आधार पर संविधान में जो रैंक निहित की गई है प्रधानमंत्री का तीसरा रैंक होता है। एग्जाम में दोस्तों से पूछा गया ऐसे सीजन में कई बार कि जो हमारे उप प्रधानमंत्री होते हैं इसका रैंक क्या है, प्रोटोकॉल के आधार पर या फिर वरीयता के आधार पर, तो ये आपका होगा 5 का पार्ट ए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति जितने भी होते हैं उनका रैंक होता है 7 7 का ए। पहले दोस्तों ये रैंक एक्चुअली था नहीं,
भारत रत्न वाला रैंक था नहीं, इसको बाद में सब पुरस्कार के रूप में एक तरह से इसको जोड़ा गया था। तो अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का, ये आता है 9 के पार्ट ए में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम मूव करते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन को। चैप्टर नंबर 8.22 संविधान के प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं जिनको आपने अच्छे से याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों प्रथम संशोधन जो हुआ था सन 1950 में, काफ़ी बुक्स में दोस्तों ये पहला संशोधन 1951 में दिया गया है, बट इसकी जो राइट फिगर है वो सच कहूँ तो 1951 ही है। तो आप इसको ठीक करिए पहले तो इस बुक्स में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत आपको जो ध्यान रखना है, इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है ना। और आप कह सकते हो इसलिए इसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर जो 31A और बी है उसको जोड़ा गया था, जो आप देख रहे हैं क्या और खा, इसको ऐड किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड संशोधन हुआ था, दूसरा संशोधन आपका हुआ था 1952 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ, 1951 के जनगणना के आधार पर संसद में जितने भी आपके राज्यों के प्रतिनिधि को पुनः निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था और लोकसभा चुनाव के लिए जितने भी प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया था, मतलब उसको मॉडिफिकेशन किया गया था कि आखिरकार कितने व्यक्ति होने चाहिए। दोस्तों तीसरा संशोधन जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका संशोधन 1954 में। इस संशोधन के द्वारा सूची थर्ड मतलब कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई ताकि वे अनुच्छेद 369 के समरूप हो सके। देखिए तीसरे में ना आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसके द्वारा समवर्ती सूची में संशोधन करके इसमें जो हमारा खाद्यान्न होता है, पशुओं के लिए चारा और कपास आदि विषयों को सम्मिलित किया गया था। ये उनका राइट है, ये यहाँ पे क्या गया सम्मिलित किया गया, जो बुक्स में नहीं दिया गया एक्चुअली। ये आई थिंक सो आपकी महेश बर्नवाल की बुक्स है, वहाँ पे दिया गया है। महेश बर्नवाल बहुत ही फेमस बुक्स है, तो वहाँ पे थी, मुझे अभी जस्ट मुझे याद आई, तो अब इसको भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। देखिए मुझे पता कि बात आपको काफ़ी अखर रही होंगी, काफ़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसे ही बोलते हैं पढ़ाई। भाई आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की या यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी की या फिर एमपीपीएससी की, आपका बोर्ड आपको कॉल करके नहीं पूछेगा हाँ जी हेलो जी कौन सा क्वेश्चन सेट करूँ बताओ कौन सा पसंद, आपकी पसंद नापसंद वो नहीं पूछने वाला। आप इतने वीआईपी नहीं हो, भी ध्यान रखिएगा, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो याद करिए, रो के पढ़िए, हंस के पढ़िए, फैसला आपका है। हंस के पढ़ोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, रो के पढ़ोगे तो फिर एक आध दिन के बाद में आप घुटने टेक दोगे, हाथ खड़े कर दोगे, बस भूल जाओगे, मतलब कि इस फील्ड को छोड़ दोगे। फैसला आपका है क्या करना है आपको। जैसे चौथा जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 1955 में। क्या हुआ था 1955 में। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना कि निजी संपत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहित करने की राज्य की शक्तियों की फिर से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से जहां राज्य की क्या विनियमनकारी और प्रतिशतात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित किया गया हो, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31(2) में संशोधन किया गया था। आपको सिंपल ये देखना है कि आर्टिकल किस में हुआ संशोधन, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। सीधे हम मूव करेंगे पांचवा संशोधन। देखिए सारे संशोधन पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जो मैंने हाईलाइट करा रखे हैं उसको आपने देखना है। पांचवा संशोधन, इसमें आपके आर्टिकल नंबर 3 में किया गया था संशोधन। अब इसमें क्या था, इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन विधेयक के संबंध में इसमें व्यवस्था की गई थी और आर्टिकल नंबर 3 में मॉडिफिकेशन किया गया था, बस। छठा संशोधन दोस्तों इसके अंतर्गत क्या हुआ गया था, छठे संशोधन 1956 में हुआ था और 7वीं अनुसूची की सूची में 92 का, यहाँ पे शायद दिया नहीं है, हो सकता है ये देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। इन संशोधन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर जो टैक्स के जितने भी हमारे संबंध हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 269 है, 286 में कुछ चेंजेस किए गए थे। ये संबंधित आपका टैक्स को लेकर के है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में, और ये जो जोड़ा गया था छठे संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये कब हुआ था, 1956 में। नेक्स्ट आपका है 7वां संशोधन, क्या हुआ था 1956 में, ये हुआ था सेम, और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से ये संशोधन किया गया। सोचिए अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं लगातार। जो हमारा मूल संविधान था, जो हमारा बेसिक संविधान था, जो हमारा संविधान बना था, उसमें और अब तक बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। जी हाँ करने पड़े, हम मजबूर थे, अगर हम चेंजेस नहीं करते तो कहीं ना कहीं। अच्छा अभी ना एक नया एक यूसीसी आया है, ये जो दोस्तों मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी जून 2023, डेट आपकी है 30।
ठीक है, 30 जून को। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या लगता है आपको, करंट टॉपिक में पढ़ा होगा। अभी यूसीसी को भी लेकर के भी लगातार बात चल रही है कि हाँ, एक समान कानून सभी धर्मों के अंदर होना चाहिए। क्या ये उचित है, सही या फिर गलत? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हैं, 24 में देख रहे हैं, उससे पहले दोस्तों ये वीडियो मैं रिमूव कर दूंगा, तो तय है पक्का, ऐसा वक्त आएगा ही नहीं कि आप इसको एक साल बाद वीडियो को वॉच करो। ठीक है, तो जो पढ़ना है अभी पढ़ लो। फिलहाल यूसीसी से संबंधित अपनी राय आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कि नौवां संशोधन कब हुआ था। 1960 में हुआ था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 1960 में, आप ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से ये संशोधन किया गया था। मतलब यहाँ पे क्या था, एरिया में कुछ बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नौवां संशोधन मोस्ट टाइम पे है, मोस्ट टाइम पे है। अब इसके द्वारा क्या हुआ था, एक आपका आई थिंक ये एरिया दोस्तों, जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो साइड में, बुक के साइड में लिखिए एक बार, कि एक एरिया था आपका बेरूबारी, बहुत फेमस है, पता होगा आपको, खैर इसके बारे में। तो बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए थे। एग्जाम में, वनडे एग्जाम में एमपीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए थे। ये था आपका नौवां संविधान संशोधन। अब हुआ कब था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका दोस्तों है, सीधे आप मूव करोगे 11वां संशोधन। आप बोलो सर 10वां संशोधन कहाँ गया। 10वां संशोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन सी बात है वो, मतलब कि आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे 10वें संशोधन में आई थिंक दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो 11वां संशोधन हुआ था, इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 एवं 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था जिससे उपयुक्त निर्वाचक मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती ना दी जा सके। इस बात का किया 10वां उपबंध। और जो 12वां संविधान संशोधन था, ये संबंधित है गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अभी जो बताया मैंने 10वां संशोधन, वो दादर एवं नागर हवेली था, उसको इससे मर्ज मत कर जाना गलती से आप लोग। ठीक है, और ये गोवा, दमन, दीव 12वां संशोधन संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे सीधे आप मूव करोगे 13वां संशोधन। और 13वां संशोधन दोस्तों 1962 में हुआ था, कॉमन सी बात है, ये संबंधित आपका नागालैंड से है। उसके बाद जो 14वां संशोधन है, ये आपका पांडिचेरी से संबंधित था। और यहाँ पे आप सीधे मूव करेंगे 20वां संशोधन। क्या, 20वां संशोधन। अब इसके अंतर्गत ये संशोधन चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया और एक नया आर्टिकल 233 का जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को क्या, विधि मान्य बना दिया गया था। अब बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधे मूव करना है 31st संशोधन। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। अब दोस्तों इसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ा करके 525 करी गई और जो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या को 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। अब इसको ना सिंपल कुछ इस तरह से समझिएगा कि अनुच्छेद ये आपका 81 आर्टिकल था जिसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसमें लोकसभा मेंबरों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सीधे मूव कर जाओगे आप लोग। आपने इसको सिंपल याद कर लो यार, 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में जो संख्या थी आपके सिंपल, उसको डिक्रीज किया गया, 20 कर दिया गया, 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ समझाने लायक कुछ खास है नहीं, कट्टू को याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सीधे आप मूव करोगे 39वां संशोधन जो हुआ था 1975 में। क्या हुआ था, 39 संशोधन कब हुआ था, 1975 में हुआ था। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी अगर इनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित, सीधे उसको न्यायालय में नहीं रख सकते हम लोग। तो ये आपको राइट देता है आर्टिकल नंबर 1975 संशोधन नंबर 39।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप आइए मूव 44वां संशोधन, मोस्ट 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 टाइम पे है 44वां संशोधन। दोस्तों सबसे ज़्यादा संशोधन जो हुए थे वो इसी के अंतर्गत हुए थे आपके 44वें में। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गया वाला शायद, एक मिनट वीडियो को पॉज करता हूँ, हाँ ठीक है। इसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा करके केवल विधिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, विधिक अधिकार बनाया गया था। अब इस आर्टिकल को, इस संशोधन को आप पूरा अच्छे से वीडियो को पॉज करके खुद रीड करिए, थोड़ा सा रीड आपको करना भी चाहिए खुद भी। अब 52वां संशोधन जो हुआ था वो आपका हुआ था 52वां, ठीक है, 1985 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था और इसके साथ ही ये व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल, क्या दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। दल बदल कानून वो इसी से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 61वां संशोधन, ये कब हुआ था? 61st, ये हुआ था आपका अमेंडमेंट 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। और इसके अंतर्गत ये संबंधित आपका है वोट देने से संबंधित। पहले आयु क्या थी आपके 21 वर्ष, उसको डिक्रीज करके 18 वर्ष की गई थी। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये आर्टिकल नंबर 326 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। इसके आगे लगाइए आप स्टार, इसको आप तुरंत याद कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप कमेंट मुझको करिएगा, क्योंकि इस तरह से क्या होगा, पूरा आप आर्टिकल टाइप करोगे, आप संशोधन पूरा डिटेल में टाइप करोगे, आपको सबकॉन्शियस माइंड में यह संशोधन सेव हो जाएंगे। ये तो वाइट बोर्ड में लिख करके एक एक संशोधन को 10 बार लिखिए, तब याद करिए खड़े होकर के। फॉर्मेट क्या है पढ़ने का, याद करने का, डाटा को, वो मैंने समझा रखा था आपको कई बार अपनी वीडियो में। बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, ना ही इसमें क्या होगा, टाइम खर्च होगा आपका, मेरा भी, दोनों का होगा। तो फिलहाल समय कीमती है, और जो बच्चे वन टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको लगता है कि वास्तव में आप पढ़ना चाहिए, सही समय आ चुका है पढ़ने का आपका, तो आप सिंपल बुक्स को लाइए मार्केट से, फिर ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, बेस्ट होगा कि आप इस बुक को ऑफलाइन बाय करो। ठीक है, मार्केट करने आपके पास पर पक्का होगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर प्रिंट क्वालिटी देख सकते हैं कैसी आती है, प्रिंट क्वालिटी कैसी है आपकी, कोई फॉन्ट में दिक्कत तो नहीं है, कोई पेपर ख़राब तो नहीं है ना। तो वैसे दिक्कत खैर ऑनलाइन में इतनी नहीं आती है, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर चांस होता है। अगर हम बात करेंगे 69वां संशोधन 1991, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं और इसमें एक विधानसभा तथा एक मंत्री परिषद भी होगी। ये संशोधन दिया गया था, 69वां संशोधन 1991 में आया था। तो यहाँ पे ये संबंधित है दिल्ली से। दिल्ली के पास एक खुद की मंत्रिपरिषद होगी, जैसे हमारी केंद्र के पास क्या है, कैबिनेट है ना। कैबिनेट में ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं, रक्षा मंत्री कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही क्या होगा कि दिल्ली के अंदर भी अपनी खुद की इसकी क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा 76वां संशोधन ये हुआ था 1994 में। अब पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में अब सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ा करके 69% कर दी गई है। मोस्ट 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 टाइम पे दोस्तों यही है, जो आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है ना, जो शिक्षा संस्थानों में जो आपको डिस्काउंट मिलता है आपकी फीस पर, सरकारी नौकरी पर जो आपको अलग से प्रोविज़न दिया गया कि हाँ आपको XYZ इतनी सीट रिजर्व रहेंगी उनके लिए। तो ये आपका संशोधन हुआ था 1994 में, उससे पहले ये चीज़ नहीं थी। इसके अलावा आप सीधे मूव कर जाएंगे, यहाँ पर सीधे आएंगे 89वां संशोधन। देखिए मुझे पता है कि कुछ बच्चे सोचेंगे इतने संशोधन आप स्किप क्यों कर रहे हो, जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों नॉलेज बूस्ट करनी है, PhD करनी है संशोधन के अंतर्गत, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस बुक्स को बाय करके या फिर इसके वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ सकते हैं। मैं केवल उन बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, बस ये ध्यान रखिएगा। मुझे स्मार्ट स्टडी करवानी है बच्चों को, सिलेक्शन दिलवाना किसी भी हालत में। हमारा गोल केवल यही होता है रिकॉर्डिंग करने का, बाकी तो खैर ज्ञानवर्धन के लिए आप यहाँ गूगल करिएगा, संशोधन की पूरी लिस्ट खुल जाएगी, विकीपीडिया पढ़ लीजिए कि करके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सीधे हम मूव करते हैं अब एक बार, कहाँ पे था 95वां संशोधन 2010 में हुआ था, 95th वाला। इसमें आर्टिकल 334 में अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई थी। और नेक्स्ट आपका है 97 संशोधन 2011 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें संघ शब्दों के बाद में अथवा सहकारी सोसाइटी शब्द को जोड़ा गया था। तो ये जो आपका संघ वगैरह शब्द हैं, ये सब आपके आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट गा में आते हैं। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर
101वां संशोधन मोस्ट 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 टाइम पे है, ये संबंधित आपका जीएसटी से है। अच्छा, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? एस जीएसटी, आई जीएसटी, एस जीएसटी, या कुछ और भी होता है? सी जीएसटी। सी जीएसटी के क्लॉज कौन कौन से हैं, कितने प्रकार टैक्स होते हैं, वो आप मुझे कमेंट करिए, जो लगातार हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और लगातार जो बच्चे हमारी लाइव क्लास में आते हैं उन सबको पता होगा इसके बारे में पूरा इतिहास। तो बताइए कितने ज़्यादा देखते हैं आपको अभी हम एक बार। 102वां संशोधन 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके बाद 104वां संशोधन 2020 में 2020 में आया था, इसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण 80 वर्षों तक बढ़ा करके वर्ष 2030 तक कर दिया गया। दोस्तों, अब जो हमारा ये जो टॉपिक है, फिलहाल ये टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। फिलहाल इस बुक्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया वो आप ध्यान से समझिए और सुनिएगा। हमने भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया है, इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, विश्व इतिहास। फिर हम आए थे विश्व के भूगोल की तरफ, उसमें हमने भारत का भूगोल पढ़ा, विश्व का भूगोल पढ़ा। भारत की जनगणना वाला चैप्टर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो वजह थी क्योंकि हर वर्ष अभी फिलहाल एक रिसेंटली डाटा आएगा ठीक है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। जनगणना मैंने इसलिए स्टॉप किया था। अब हमारा भारत का संविधान चैप्टर पूरा हो चुका है, अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 9 की ओर। वो आपका होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपकी साइंस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तक आपके 297 पेजेस पूरे हो चुके हैं। इनफैक्ट आपके 303 पेजेस पूरे हो चुके हैं इस बुक के। देखिए ये क्या है, 303 पेज नंबर है। तो आपका कोर्स काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, प्ले लिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। अब ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक मारिए, जिसका उद्देश्य केवल वीडियो को डिसलाइक मारने का है। डिसलाइक मारिए, टाइम हो, वजह टाइप करने का, क्या वजह है डिसलाइक मारने की, तो वो टाइप कर दीजिएगा। नहीं है आपके पास टाइम तो बिल्कुल भी आप टाइप मत करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब मत करिएगा। जिसको आवश्यकता है जॉब की वो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस केवल एक बुक को तरीके से फॉलो करेंगे। ढेर सारी बुक्स बाय करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 10 किताब को एक बार भी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लेना। जी हाँ, जैसे आप लोगों ने एक बार ये बुक्स पूरी कर ली, उसके बाद जब दोबारा उसी बुक्स को सेम पढ़ोगे तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बिटवीन द लाइन स्टडी कर पाओगे। मतलब कि जो लाइन के बीच में नहीं लिखा है उसको भी आप समझने का प्रयास करना स्टार्ट कर दोगे। जिस दिन आपकी ये पर्सनैलिटी इंप्रूव हो गई, ये कॉन्फिडेंस लेके अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे इस टाइप का, तो एग्ज़ाम क्रैक होगा। फिलहाल समझदार के लिए इतना इशारा शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो गया अब, और आई थिंक सो ये बहुत होगा। धन्यवाद।